दोस्तों, भारत माता की जय। तो आप सभी का स्वागत है इस मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, कई सारी चीज़ें आज सीखेंगे, कई सारे नॉलेज आज गेन करेंगे हम लोग, और कई सारी नई नई चीज़ों को जानेंगे। और आज हम बेसिकली किस पे बातचीत करने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की जो स्टैच्यू है, जो 6 फरवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद गए हुए थे। तो हैदराबाद के मुचिन ताल में उन्होंने जा करके संत रामानुजाचार्य जी की, जो कि हमारे कंट्री काफ़ी फेमस सेंट थे, तो उनकी स्टैच्यू का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, शुभारंभ कर दिया है वहाँ पर। अब आप भी जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और किस तरीके से डिपिक्शन किया गया है वहाँ पर, आर्ट किस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें आप भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, वॉन्डर कर सकते हैं। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले थाम्बा अभी थोड़ा सा रुकते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे फर्स्ट वीडियो को जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, ठीक है, इतने सारे जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया फर्स्ट वीडियो में, और इतने सारे जो भी हमारे व्यूवर्स थे, लाइकर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, कमेंटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया मेरे वीडियो पर, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला फर्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही आपकी सपोर्ट की चाहना है तो मिलता रहेगा, तो आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को सीखते चलेंगे, ठीक है। कई सारे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ, तो चीज़ों को सीखते चलना है। और मैं बताऊँ तो पहले हमने अभी अपने स्वर कोकिला को खोया है, ठीक है, तो उसका एक बहुत दुख हमारे बीच में है। उसका दुख हम महसूस कर रहे हैं, पूरे देशवासी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी क्या थी कि उन्होंने 30 भाषाओं में लगभग 30,000 से ज़्यादा गानों को रिकॉर्ड किया था। और जब तक वो खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाती थी चीज़ों को लेकर के, खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाती थी गानों को लेकर के, वो फिर से गानों को रिकॉर्ड करती थी। और कभी भी गाना रिकॉर्ड करते समय वो चप्पल नहीं पहना करती थी, ठीक है, स्लीपर नहीं पहना करती थी। और उनके लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, इट इज़ जस्ट लाइक एक दैवीय, मतलब अपने पूजा की तरह, उसको वर्शिप की तरह लेती थी वो, ठीक है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड्स वगैरह, और कई सारे ऐसे हमारी भारत की रत्न वो थी ही, इनको हमने खोया है। तो उसके लिए हमने घर में भी खुद हमारे भाई बहनों ने सब लोग मिलकर थोड़ा सा 2 मिनट का मौन व्रत उनके लिए रखा हुआ था। और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि मैं अपने और हमारी फैमिली है जो आर्यवर्ता जीएस की, उसके तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं उनके चरणों में, और उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। और जो भी कंट्री में हुआ उसके बाद, ठीक है, वो सब दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब उसके बाद जो शाहरुख खान जी पर जिस तरीके से टिप्पणी हुई, ठीक है, और मिस्ट्री जो बनी, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा। ये सब थोड़ा सा ना, एक वर्ड होता है ओवर डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं अति लोकतंत्र। ये सब थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब अति लोकतंत्र का क्या है, परिणाम है। हमारे देश में ना किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, कुछ भी बोलने की इजाजत है, ठीक है। कोई किसी पर, मतलब कि उनका खुद का वो खुद ही इतने महान है, इतने हमारे बड़े एक्टर हैं देश के, वो खुद ही सब चीज़ों को समझते हैं। अब उस तरीके से उनका विश्वास, अकीदा उसी प्रकार का है, तो उस पर किसी को इस तरीके से ट्रेंड कराना ट्विटर वगैरह पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं आई एम बीइंग योर जीएस मेंटोर, मैं इस चीज़ पर खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसा कुछ जो देश के अंदर हुआ, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वो उनका विश्वास अकीदा करने का तरीका है, तो वो अपने तरीके से चल सकते हैं। संविधान में इसकी हमें पूरी आज़ादी है। संविधान में एक बात की मुझे कमी हमेशा खलती है, मेरे अंदर से एक बात याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई संविधान में कुछ बोलने की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन संविधान में ये कहीं बाउंडेशन करना चाहिए था संविधान के अंदर में हमारे मेकर्स को, कि भाई कुछ भी कोई ना बोले। मतलब कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, हमारे नेता हो गए चाहे सोशल मीडिया पर ही, उस तरीके का रेस्ट्रिक्शन, उस तरीके का सेंसरशिप, उस तरीके का बाउंडेशन एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी होना चाहिए था, ताकि कोई कुछ भी ना बोले, कोई आए तो कुछ बोले, ठीक है जी, ठीक है। तो ये समझ में, ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए सभी इसमें मुझे बहुत दुख हुआ अंदर से, इसलिए मैं आपके सामने आकर ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था, स्वर कोकिला जी का, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। डेथ इनकी हुई थी 6 फरवरी 2022 को, हाल ही में हुई है मुंबई के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। तो ये, और फिर उसके बाद जो केरला कर्नाटका का जो किस्सा हुआ, ठीक है, हिजाब और क्या क्या नहीं फलाना ढिमका, वो तो मुझे एकदम ही समझ में नहीं आया। मतलब कि मैं क्या कहूँ अब, कि अब कोर्ट एज ए, मतलब जुरिडिक्शन उस कोर्ट ने दिया है, तो सभी को स्वीकार करना चाहिए कायदे से। अब उसमें क्या तू मैं करने की जरूरत है, ठीक है। और हिंदूवादी संगठन अपना अलग चल रहे हैं, मुस्लिम समाज अपना अलग चल रहा है, कोई एक देश के साथ नहीं खड़ा हुआ कि कोर्ट का डिसीजन आया है स्कूल में चले सिर्फ किताब, ना ही बुर्का या हिजाब, ये सब ना चलना चाहिए। स्कूल में सिर्फ किताब चले भाई,
मतलब कि कृष्णा दीक्षित जी की कोर्ट ने इसका जस्टिफिकेशन दिया था, उनकी बेंच ने। अब हायर बेंच को मैं अपडेट दे दूं आपको, हायर बेंच को इस पर शिफ्ट कर दिया गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट लगे हुए हैं, हायर बेंच को शिफ्ट कर दिया गया है मामला, वो इस पर देख रहे हैं, जांच चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं अपडेट दे दूं, कल ही एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप भी देखते होंगे, ठीक है। तो याचिका दायर की गई है कि कर्नाटका और केरल में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्वतः संज्ञान तो ले और चीज़ों को ठीक करें, नॉर्मल हो जाए चीज़ें, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं एक आपके नॉलेज के लिए कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19A का इसमें थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19A का इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमको थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है इस केस के अंदर में। किरण दीक्षित जी की बेंच ने इस पर थोड़ा सा फोकस नहीं किया, थोड़ा सा फोकस तो किया भाई, भाई वो जजेस हैं, हमसे लाख गुना ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A का थोड़ा सा उसमें हमको कमी महसूस हुई। अब सबको संतुष्ट करना एक बार में लोकतंत्र के अंदर में ये बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन सा भी कभी कभी प्रतीत होता है, ठीक है। तो सभी देशवासियों को बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि देश को आगे ले जाना है, भाई पढ़ाई करनी है, तो उसमें क्या बुरका या जो भी चीजें हैं, ठीक है, छोड़ते हैं उसको, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आर्टिकल्स के बारे में मैं वीडियोस लाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है, अभी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, ओके। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। इतनी बड़ी स्टैच्यू हमारे कंट्री में बनी है, तो बहुत ही खुशी की बात है सभी कंट्रीमैन के लिए। हैदराबाद में जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है ये। लोकेशन इसका जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोइनताल, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना कैपिटल क्या है, हैदराबाद, याद रखिएगा। मुचिनताल, हैदराबाद, तेलंगाना में ये लोकेटेड है, वहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है, ठीक है। और की फीचर्स इसके क्या है, सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैठा हुआ स्टैच्यू है। इस बात पे फोकस करिएगा हमेशा, क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं कि सिटिंग स्टैच्यू है या नॉर्मल स्टैच्यू की बात की हुई है। नॉर्मल स्टैच्यू में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, और ये सिटिंग स्टैच्यू सेकंड लार्जेस्ट में आ जाता है, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सबसे बड़ी बैठी हुई स्टैच्यू कौन सी है। बैठी में सबसे सेकंड नंबर पे है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, लेकिन बैठे में सबसे बड़ा कौन है, तो वो स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन थाईलैंड। इन सबको एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, तो इसको बनाने में वक्त लग गया कितना, 2 मई 2014 से लेकर के 5 फरवरी को, 2 मई 2014 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। और आते आते कब खत्म हुआ, 5 Feb 2022, ठीक है। लगभग 8 वर्षों का वक्त लग गया। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे वहां पे इनॉग्रेशन में, उन्होंने 5 फरवरी 2022 को। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, ओके। तो बेस बिल्डिंग कंटेंट्स वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर, तो उसमें स्टैच्यू बनी हुई है ना, वो एक बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई है। जो बिल्डिंग है वो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसको आगे देखते हैं। बेस बिल्डिंग कंटेंट्स वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें वैदिक वेदों से रिलेटेड डिजिटल लाइब्रेरी है, इस बात पे फोकस करिएगा आप लोग। नॉर्मल बुक्स वाली लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी है वहां पे, ठीक है। रिसर्च सेंटर भी ओपन किया गया है, ठीक है, रिसर्चर्स के लिए। और नेक्स्ट, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, हमारे वेदास, हमारे जो भी पुराने हमारे टेक्स्ट वगैरह हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूर उस प्लेस को विजिट करिएगा, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ थिएटर एंड गैलरी, ठीक है। थिएटर आपको देखने को मिलेगा, बड़ी सी गैलरी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। काफी बड़ा वो वॉस्ट एरिया है वहां पे हैदराबाद के मुचिनताल में। बहुत ही सुनहरा और बहुत ही सुंदर सा स्टैच्यू संत रामानुजाचार्य जी की। संत रामानुजाचार्य जी कौन थे, आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस समझते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या क्या मतलब की फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में, हाँ भाई देखो ये हो गया। फंड कहाँ से है इसका, भाई सरकार गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं लगाया अपना, ठीक है जी। हेल्प किया होगा, ठीक है, हेल्प किया होगा, वो भी एक भगत के ही रूप में, ठीक है। तो फ्रॉम डिवोटीज मतलब होता है भगत, जो डिवोशन में इन्वॉल्व हो, जो भक्ति में इन्वॉल्व हो, दीज आर नोन एज डिवोटीज, ओके। तो फ्रॉम डिवोटीज 1000 करोड़ का इसमें एक्सपेंस आया है, 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मामूली रकम नहीं है, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मेटल्स यूज हुए हैं, हमारे सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, एजी मतलब सिल्वर, सीयू मतलब कॉपर होता है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का बंदा बैठा होगा मेरे वीडियो को देखने के लिए तो ये समझेगा इन चीजों को, वरना नॉर्मल भी समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है, क्योंकि 10th तक के सिलेबस में तो ये सब है ही, ठीक है। तो कॉपर हो गया, जेडन स्टैंड फॉर जिंक, और ब्रास। ये देखो भैया, ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर ही होता है ब्रास। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ब्रास, ये कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर ब्रास होता है।
मिक्सचर नहीं, एलॉय, करेक्ट इसको क्या बोलेंगे, एलॉय। ओके, तो कॉपर और जिंक क्या होता है, ब्रास होता है दोनों। तो इसका इंडिविजुअली भी उपयोग हुआ है इसको बनाने में और मिला करके भी इसको उपयोग हुआ है। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एलॉय वो सबस्टेंस होता है जो दो और दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल को मिला करके उसको एडप्ट करके मिक्स करके फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉय। तो कॉपर प्लस जिंक का एलॉय क्या होता है, ब्रास होता है। ठीक है, कॉपर प्लस टिन का ब्रोंज। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, अभी जो टॉपिक है उस पर ये कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कहां पर हुआ, बिल्ट इन चाइना एंड शिप्ड इन 600 पीसेस। ठीक है, बना कहाँ है, चाइना में। ठीक है, और 600 कल पुर्जों में अलग अलग शिपिंग यार्ड्स पर चाइना से आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में नहीं बना, पता नहीं क्यों नहीं बना, वो तो वही लोग जानेंगे, ट्रस्ट के लोग जानेंगे क्यों नहीं बना, हमको खुद समझ में नहीं आया यहाँ पर, मैंने खुद, अब मैं क्या कहूँ। ठीक है, चाइनीज कंपनी को इसका टेंडर मिला था, 1000 करोड़ का एक्सपेंस आया है, और चाइना बिल्ट इन चाइना 600 कल पुर्जों में हमारे देश में आया हुआ था। ठीक है, असेंबल्ड बाई 60 चाइनीज स्पेशलिस्ट, चाइना से ही स्पेशलिस्ट वगैरह भी आए थे, इंजीनियर और पेंट करने वाला, पेंटर सेंटर सब चाइना से ही आए थे। ठीक है, तो भाई ये 60 चाइनीज स्पेशलिस्ट आए हुए थे और इन्होंने बनाया है मिलके। मुझे समझ ही में नहीं आया कि क्यों चाइना को दिया गया टेंडर, वो भगवान जाने। डिजाइन क्या है भाई, ग्राउंड फ्लोर 6000 मीटर स्क्वायर का ग्राउंड फ्लोर जिस पर मूर्ति बनी हुई है। थंबनेल में आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, थंबनेल अब न्यू चैनल है, मेरे पास डिजिटल स्टूडियो नहीं है, वरना मैं आपको सब पूरा रियल फील दे देता है। यहाँ पर पूरी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए टू ग्रो माई चैनल, ग्रो आवर चैनल, ग्रो आर्यवर्ता फैमिली। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर 6000 मीटर स्क्वायर का है एंड डिपिक्ट सेंट्स लाइफ एंड फिलोसॉफी। ग्राउंड फ्लोर कितना का है, 6000 मीटर स्क्वायर का एरिया है वो। ठीक है, और सेंट का फिलोसॉफी वगैरह जो संत ने, जो भी दार्शनिक, फिलोसोफर मतलब होता है दार्शनिक, दर्शन करके जो स्टडी की हुई है उन्होंने। ठीक है, तो वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विजिट करोगे तो रियल फील आएगा। ठीक है, तो डिपिक्ट सेंट्स लाइफ एंड फिलोसॉफी, उनके जीवन को और उनकी फिलोसॉफी को उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में बताया हुआ था वो सब दर्शाया गया है। ठीक है, और फिर ये हो गया। ठीक है, मोटी मोटी बातें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आपको बहुत, आप जाओगे गूगल का विकिपीडिया पेज पढ़ोगे, आपको कई सारी ऐसी बात मिलेंगी जिनको याद नहीं रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली भी। ठीक है, जनरल साइंस में उन चीज़ों को याद रखना उतना जरूरी नहीं है जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है उसको याद रखना जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं, अब ये तो समझ में आ गया, डिजाइन समझ में आ गया। ओ, यहाँ पर एक लाइन छूट गया। ठीक है, लाइफ 14 मॉडल्स, अगम शास्त्र एंड शिल्प शास्त्र। अगम शास्त्र और शिल्प शास्त्र क्या है, बेसिकली ये क्या है, साइंस ऑफ आर्ट है, समझिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, हिंदुइज्म में कई हजारों सालों से साइंस ऑफ आर्ट चला आ रहा है, अगम शास्त्र और शिल्प शास्त्र। ओके, तो अगम शास्त्र और शिल्प शास्त्र का आपको 14 मॉडल्स वहां पे देखने को मिलेंगे उसी बेस बिल्डिंग में, जो 6000 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। ओके, यहाँ पे क्लियर होता है जी। हाँ, तो टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैच्यू पे आते हैं। क्वेश्चन माइंड में उठ ही रहा होगा, भाई सर आप तो आए यहाँ पे बता रहे हैं हमको क्या सेकंड टॉलेस्ट, वो भी सिटिंग में। अब हमको बताइए स्टैंडिंग में टॉलेस्ट कौन सा है, तो वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सब भारतीय को पता है, बच्चे को पता है, नहीं पता है तो जान लो आज मेरे वीडियो से। ओके, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 597 फीट 182 मीटर्स की इसकी हाइट है। ओके, और लोकेशन इसका कहाँ है, नर्मदा वैली। नर्मदा वैली क्या होता है, वैली ज्योग्राफी का स्टूडेंट समझ गया होगा। ठीक है, तो वैली क्या होते हैं, रिवर जो एरिया ड्रेन करता है। ठीक है, उसी को हम लोग वैली बोलते हैं, वैलीज। ठीक है, डीप में नहीं जाऊंगा। ओके, तो लोकेशन क्या है, नर्मदा वैली, केवदिया, नर्मदा गुजरात। नर्मदा वैली कहाँ पे, केवदिया, नर्मदा गुजरात में इसका लोकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और सरदार सरोवर डैम भी इसी नाम पर है, ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है, ये किनकी स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है। किसी को नहीं पता तो जान ले भाई। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशालकाय प्रतिमा है। ओके, हाँ, सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू की अगर हम लोग बात करें तो बुद्धा स्टैच्यू ऑफ थाईलैंड में है। बुद्धा जी का, गौतम बुद्ध जी का स्टैच्यू कहाँ है, थाईलैंड के अंदर में है। ओके, 302 फीट उसकी हाइट है, 92 मीटर्स, इन मीटर्स आप कन्वर्ट करोगे 92 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लोकेशन का क्या है, वॉट मोंग विसेट चाऊ चांद। प्रोनाउंसिएशन हम इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, बट वहाँ के लोगों के लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होता है, किसी भी कंट्री में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली थाईलैंड। भाई हमारे लिए उनका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, उनके लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, लेकिन दिल से जो जुड़ाव है गौतम बुद्ध जी के थ्रू वो तो है ही। भाई थाईलैंड विजिट करते ही हैं हम लोग। ओके, तो बुद्धा स्टैच्यू ऑफ थाईलैंड 302 फीट का है, 92 मीटर इसकी हाइट है। और वॉट मोंग विसेट चाऊ चांद अंग थोंग, दिस इज द नेम ऑफ दैट प्लेस। ओके, थाईलैंड के अंदर में है। आचार्य जी थे कौन, ठीक है, क्यों इतनी बड़ी मूर्ति बनाने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, इतनी बड़ी स्टैच्यू जो उनके लिए बना है
उनके आदर्शों, उन्होंने कुछ ऐसा तो किया होगा ना, कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आ रही है, मेरे माइंड में थी जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, ठीक है, कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उनको याद कर रहे हैं। ऐसे ही तो याद तो करेंगे नहीं किसी को भाई, हैं क्यों याद करें भाई? पंडित भगत सिंह को क्यों याद कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं हम, बी आर अम्बेडकर को क्यों याद कर रहे हैं, तुलसीदास जी को क्यों याद कर रहे हैं? उसकी एक वजह है। उसी तरीके से इनको याद करने की, इनकी मूर्ति बनाने की भी हमारे पास एक वजह थी, एक नहीं कई वजह थी, ठीक है। तो पहले समझते हैं कौन थे संत रामानुजाचार्य जी, ठीक है। तो इनका जो लाइफ स्पैन था 1077 सीई से लेकर के और 1157 सीई तक 80 साल तक ये मतलब कि जीवित रहे, ठीक है। 80 साल की इनकी उम्र लगभग थी, तो 80 साल तक इनका लाइफ स्पैन रहा, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? श्री पेरुम्बुदूर, ठीक है। साउथ के ये सब टर्म्स हैं, मतलब नेम है प्लेसेस के। तो श्री पेरुम्बदर, ठीक है। उस समय किसके अंदर आता था? चोला एम्पायर के अंदर। इस बात को पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। किस टाइम फ्रेम के थे? जब चोलास थे। कनेक्ट करिए, इंटरलिंक्ड करिए आपस में, ठीक है। किस टाइम फ्रेम के थे? जब चोलास का एक छत्र राज चलता था। कहाँ? उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे? हिंदू फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में आपको बता दूं मैं, दार्शनिक। थियोलॉजिकन का मतलब क्या होता है? थियोलॉजियन का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्री, ठीक है। धर्मशास्त्र का जो जानकार हो, जो दर्शन का जानकार हो, ठीक है, वो कौन होते हैं? फिलोसोफर। और धर्मशास्त्र के जानकार को क्या बोलते हैं? थियोलॉजियन। एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज को सुधारने का भी काम किया करते थे, समाज सुधारक भी थे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। और इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म में कई सारे एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे शिविज्म, वैष्णविज्म। वैसे ही ये कौन थे? वैष्णविज्म के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे, ठीक है। भगवान विष्णु को काफी ज्यादा माना करते थे, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंसर ऑफ भक्ति मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ डिवोशन, ठीक है। कई सारे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में अपनी स्टडीज में दी और इन्होंने क्या कहा? भक्ति मूवमेंट उस समय काफी चल रहा था, तो इसको इन्फ्लुएंस किया कि अधिक से अधिक लोग भक्ति के मार्ग पे आए। अब इन चीजों की चर्चा आप उनसे पूछिएगा, या जो डिवोशन आपके घर के आसपास जो धर्म गुरु होंगे, या ठीक है, जो डिवोशन में इन्वॉल्व रहते होंगे, या जो धर्मशास्त्रों के अच्छे खासे जानकार हैं, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को और भक्ति मूवमेंट किस तरीके से उस समय चल रहा था। भक्ति वाकई में होती क्या है? बहुत ऊंची चीज़ है बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ में ये होना चाहिए बिल्कुल, डिवोशन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ चोला का नाम आ गया ना, चोलास का नाम आया कि नहीं आया? चोला एम्पायर, ओके। तो चोलास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चोला के पहले शासक कौन थे? वो द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला एम्पायर, विजय चोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ओके। तो विजय चोला, और फिर लास्ट शासक कौन थे? लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र चोला सेकंड। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए इसको। विजय चोला टू राजेंद्र चोला, लास्ट शासक थे राजेंद्र चोला सेकंड, और विजय चोला पहले शासक थे। और टेरिटरी एक्सपेंशन का कहाँ से कहाँ तक का? कावेरी वैली। अगर आप भारत के मैप देखेंगे, रिवर्स सिस्टम देखेंगे, तो कावेरी वैली एंड साउथ ऑफ टोटल तुंगभद्रा, काफी बड़े एरिया में इनका क्या था? उस समय एक्सपेंशन था। उसी टाइम फ्रेम में संत जी का जन्म हुआ था, ओके। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाई संत रिमेंबर्ड को। इनको हम लोग क्यों इनको याद करते हैं? याद करने की वजह तो होनी चाहिए, इतनी बड़ी मूर्ति बनाया भाई वजह भी है, वजह है तभी तो बनाया है, ठीक है जी। तो वाई संत रिमेंबर्ड इंसिस्टेड डिस्कर्सिव थॉट्स। डिस्कर्सिव का मतलब है असंबंधी, जिसमें संबंध ना बैठे, ठीक है, अलग अलग तरीके का, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्कर्सिव है, शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। थॉट्स इज नेसेसरी इज इन ह्यूमैनिटी सर्च फॉर द अल्टीमेट वेरिटीज, ठीक है। जो इन्होंने क्या इंसिस्ट किया हुआ था अपने फिलोसॉफिकल नॉलेज से, अपने थियोलॉजिकल नॉलेज से, ही इंसिस्टेड दैट द डिस्कर्सिव थॉट्स आर नेसेसरी इन ह्यूमैनिटी सर्च फॉर द अल्टीमेट वेरिटीज। सत्यता को जानने के लिए डिस्कर्सिव थॉट्स का बहुत ही महत्व होता है। अब इन चीज़ों को डीप में आप धर्मगुरु के चरण पकड़े, ठीक है, तो वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इन चीज़ों का, ये सब डिवोशनल चीज़ें हैं, ठीक है। आई एम नॉट मोर अवेयर अबाउट दैट, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि डिवोशन में ह्यूमैनिटी सर्च के लिए असंबंधी थॉट्स का बहुत ही महत्व होता है, वाकई में होता है। उन्होंने जो समय बताया वो आज तक भी चला आ रहा है, वो सदा अनंत काल तक चलता जाएगा। रामानुजाचार्य जी की कई सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हुई हैं, ठीक है। और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या कहते हैं, किस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको हम याद करते हैं? वो 3 बेसिक भक्ति के मार्ग उन्होंने बताया हुआ था, उन तीनों बेसिक भक्ति के मार्गों को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल बेसिस फॉर प्रैक्टिस ऑफ भक्ति इन 3 मेजर कमेंट्रीज, ठीक है। बेसिस प्रोवाइड किया हुआ था उन्होंने, 3 बेसिस पे आप भक्ति करो, अच्छा होगा, ठीक है जी, भक्ति के राह में आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो पहला क्या था? द वेदार्था समग्र, ठीक है। वेदार्था समग्र का मतलब है ऑन वेदास, ये वेदास पे बेस्ड था, ठीक है। वेदार्था समग्र उनका पहला ही बेसिस था। सेकंड बेसिस की बात करें तो इसमें श्री भाष्य आता था, श्री भाष्य, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ब्रह्मशास्त्र, जो कि ब्रह्मशास्त्र पर बेस्ड है, ठीक है, ये बेसिस हुआ। थर्ड बेसिस हमारा क्या हुआ? भगवद गीता भाष्य। भगवद गीता भाष्य क्या है? भगवद गीता पे बेस्ड है, ओके। और हाँ देखिए, भगवद गीता पर बेस्ड है, भगवद गीता
भाष्य। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी सारी एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की एक हम लोगों ने डुबकी ही मार ली अब तो। ठीक है, अब तो हमसे कोई भी पूछे कोई भी क्वेश्चन तो बता लेंगे आराम से स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, किस शहर में है, हैदराबाद में है। ठीक है, तेलंगाना का जो क्या है कैपिटल है। ठीक है, और भी जितने भी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में एराइज होने वाली थी सबका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो के अंदर में दे दिया है। ठीक है, तो आप अगर इसको वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप पूरे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में और संत रामानुजाचार्य जी के बारे में जान जाएंगे। ये हमारे हॉली सेंट थे, हमारे पूर्वज हैं, इनके बारे में जानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।